हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ द्योतमा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने 100 क्वेश्चन जो हैं वो जीएसटी से रिलेटेड, आपके टीजीटी पीजीटी और एनटीए नेट से रिलेटेड 100 क्वेश्चन जो है वो मैंने अपलोड किए हैं। तो जिन्होंने ना देखे हो वो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, ठीक है। और जो प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर रखी है कि आपके बेस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन और टीजीटी एंड पीजीटी, वो उसमें है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं। यहां पर आज जो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कॉस्ट अकाउंटिंग के बहुत इंपॉर्टेंट मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि लेखांकन की शाखा है। तो आंसर देखिए, उसके सामने आपको पॉइंट वाइज मिलेंगे, ठीक है। जैसे 4 नंबर लिखा है तो देखिए चारों ही इसकी शाखाएं हैं। वित्तीय लेखांकन भी है, लागत लेखांकन भी है, प्रबंध के लेखांकन भी है। तो सही आंसर है पॉइंट नंबर 4, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 2 कि लागत लेखांकन से सूचना मिलती है। तो देखिए तीनों ही सूचनाएं मिलती हैं, उत्पादन की कुल लागत, उत्पादन की प्रति इकाई लागत और उत्पादन की कुल तथा प्रति इकाई लागत, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 3, लागत लेखांकन का उद्भव हुआ। तो पॉइंट नंबर 1 इसका ठीक है कि वित्तीय लेखांकन की कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कि लागत लेखांकन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 ठीक है आपका, बड़े एवं छोटे उत्पादकों द्वारा। क्वेश्चन 5 कि लागत लेखांकन आधारित होता है। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 6 कि लागत पद्धति उपयुक्त है। तो आपका पॉइंट नंबर 2 करेक्ट है कि निर्माणी व्यवसाय के लिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 कि लागत लेखांकन है। ऑप्शन नंबर 2 ठीक है आपका, प्रबंध के लेखांकन का भाग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 द इंस्टीट्यूट्स ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का जो प्रधान कार्यालय हेड ऑफिस है वो कहां पर है। ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 किए गए व्ययों की सहायता से लागत निर्धारण को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ऐतिहासिक लेखांकन, हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 कि आग लगने के कारण सामग्री की क्षति को माना जाता है। तो पॉइंट नंबर 4 ठीक है, असामान्य हानि। क्वेश्चन 11 लागत लेखांकन प्रतिवेदन नियम 2001 के अनुसार औद्योगिक कंपनी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कितने दिनों के अंदर केंद्र सरकार को अपना अंकेक्षण प्रस्तुत करना होता है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 करेक्ट है, 135 दिन में। क्वेश्चन 12 निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 करेक्ट है, कार्यालय प्रबंधक का वेतन। क्वेश्चन नंबर 13 कि परिव्ययांकन लागत ज्ञात करने की प्रविधि एवं प्रक्रिया है। तो यह परिभाषा किसने दी है। तो पॉइंट नंबर 3 CIMA इंग्लैंड ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की लागत लेखांकन का उद्देश्य नहीं है। तो पॉइंट नंबर 2 करेक्ट है, कर चोरी। क्वेश्चन नंबर 15 कि कोई ऐसी क्रिया जिसमें लागत उत्पन्न होती है कहलाती है। पॉइंट नंबर 4 करेक्ट है, लागत चालक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कि जहां निर्माण कार्य व उप कार्य अलग अलग होते हैं और जहां एक ही प्रकार का उत्पादन बार बार नहीं होता है, वहां कौन सी लागत लेखा विधि प्रयुक्त होती है। तो पॉइंट नंबर 3 करेक्ट है, उपकार्य लागत विधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की जहां उत्पादित वस्तुओं की इकाइयां एक समान होती हैं तथा निर्माण कार्य निरंतर चलता रहता है, वहां अपनाई जाने वाली लागत लेखा विधि है। तो आपका पॉइंट नंबर 2 करेक्ट है, इकाई लागत विधि। क्वेश्चन 18 द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। पॉइंट नंबर 1 सन 1944 में। क्वेश्चन 19 कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स अधिनियम लागू हुआ, ठीक है।
पॉइंट नंबर 2 करेक्ट है, सन 1959 में। क्वेश्चन 20, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 कोलकाता में। क्वेश्चन 21, मैकारो MAOCARO ठीक है की जगह कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर लागू हुआ। पॉइंट नंबर 3 करेक्ट है, 1 जनवरी 2004 से। क्वेश्चन 22, प्रमाप लेखांकन का संबंध लागत ज्ञात करने के फिल द ब्लैंक से है। पॉइंट नंबर 3 समय से। क्वेश्चन 23, परिवहन कंपनी में प्रयुक्त लागत इकाई है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है कि जो परिवहन कंपनी होती है तो उसमें प्रति यात्री या प्रति यात्री ऑब्लिक टन किलोमीटर ठीक है। क्वेश्चन 24 कि प्रबंध लेखांकन का मुख्य आधार है। पॉइंट नंबर 1 लागत लेखा। क्वेश्चन 25 कि सन 1965 में भारतीय कंपनी अधिनियम में एक क्रांतिकारी परिवर्तन करके लागत अंकेक्षण के संबंध में धारा जोड़ी गई। तो कौन सी थी? पॉइंट नंबर 2 धारा 233(2) ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कि जिन मूल वर्गों में लागत को विभक्त किया जाता है उन्हें कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 लागत के तत्व। क्वेश्चन 27 वे लागतें जो किसी वस्तु सेवा या कार्य से प्रत्यक्ष रूप से व आसानी से संबंधित की जा सके कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर 3 प्रत्यक्ष लागतें डायरेक्ट कॉस्ट। क्वेश्चन 28 कि वे लागतें जो उत्पादन से संबंध नहीं है, जिनका उत्पादन से बिल्कुल भी संबंध नहीं है कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए अवधि लागतें। क्वेश्चन 29 कुल लागत में से मूल लागत घटाने पर जो शेष लागत बचती है कहलाती है। ऑप्शन 4 पूरक लागत। क्वेश्चन 30 पूरक लागत की को किस और नाम से भी जाना जाता है? और पॉइंट नंबर 2 करेक्ट है उपरिव्यय ओवरहेड। क्वेश्चन 31 कि वह मौद्रिक लाभ जिसको मूल रूप से योजनाबद्ध तरीके के अनुसार उपलब्ध सुविधाओं को प्रयोग में नहीं लाने के कारण छोड़ना पड़ा है कहलाता है क्या? पॉइंट नंबर 3 अवसर लागत। क्वेश्चन 32 निम्नांकित में से लागत का तत्व कौन सा नहीं है? पॉइंट नंबर 4 करेक्ट है लाभ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कि यदि लागत के पश्चात वस्तुओं को गोदाम में रखने के लिए पैकिंग किया जाता है तो यह हिस्सा है। पॉइंट नंबर 1 प्रत्यक्ष लागत का। क्वेश्चन 34 की वस्तु की कार्यालय लागत में विक्रय तथा वितरण उपरिव्यय जोड़ने के पश्चात जो लागत आती है वह कहलाती है। पॉइंट नंबर 4 कुल लागत। क्वेश्चन 35 प्रत्यक्ष सामग्री प्रत्यक्ष श्रम एवं अन्य प्रत्यक्ष व्यय पर हुई लागत को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 मूल लागत प्राइम कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 36 सामग्री को प्राप्त करने संग्रह करने व प्रयोग में लाने पर सुव्यवस्थित नियंत्रण रखने को कहते हैं। पॉइंट नंबर 4 सामग्री नियंत्रण। क्वेश्चन 37 कि वह सीमा जिस पर सामग्री के पहुंचते ही भंडारी द्वारा क्रय विभाग को नया स्टॉक खरीदने हेतु क्रय मांग पत्र तैयार करके भेज दिया जाता है कहलाती है। पॉइंट नंबर 2 पुनः आदेश स्तर। क्वेश्चन 38 वह सीमा जिससे कम उस वस्तु की मात्रा भंडार गृह में सामान्यतः नहीं जाने दी जाती है कहलाती है। पॉइंट नंबर 3 न्यूनतम स्टॉक स्तर। क्वेश्चन 39 क्रय आदेश की ऐसी मात्रा जिससे सामग्री खरीदने पर भंडारण व्यय तथा क्रय संबंधी व्यय दोनों व्ययों का योग न्यूनतम हो कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 आर्थिक आदेश मात्रा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्वेश्चन 40 कि सामग्री नियंत्रण की ABC विश्लेषण योजना में वर्ग ए हेतु कौन सी मदों का चयन किया जाता है? पॉइंट नंबर 1 करेक्ट है अधिक मूल्यवान व अधिक महत्वपूर्ण। क्वेश्चन 41 सामग्री के FS&D वर्गीकरण में F श्रेणी में सामग्री रखी जाती है। पॉइंट नंबर 3 शीघ्र या तेजी से प्रयोग वाली ठीक है। क्वेश्चन 42
पुर्जों के वीईडी वर्गीकरण में वी श्रेणी में कौन से पुर्जे रखे जाते हैं? पॉइंट नंबर 2, जिनके बिना उत्पादन संभव नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 43, भंडार गृह में प्रत्येक बिन BIN के साथ लटका कार्ड कहलाता है। पॉइंट नंबर 4, बिन कार्ड। क्वेश्चन 44, बिन कार्ड में लेखा किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, सामग्री की मात्रा का। पॉइंट नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 45, उत्पादन विभागाध्यक्ष द्वारा भंडार गृह से सामग्री मंगाने के लिए कौन सा प्रपत्र भरकर भेजा जाता है? ठीक है। पॉइंट नंबर 2, सामग्री मांग पत्र। क्वेश्चन 46, बढ़ते हुए मूल्यों की स्थिति में सामग्री निर्गमन की लागत की कौन सी विधि अधिक श्रेष्ठ है? पॉइंट नंबर 2 करेक्ट है, अंतिम आगमन और प्रथम निर्गमन। ठीक है, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन 47, परमाप मूल्य विधि को और किस नाम से भी जाना जाता है? पॉइंट नंबर 4, स्थिर मूल्य विधि। क्वेश्चन 48, असामान्य छीजत का लेखा किस प्रकार किया जाता है? पॉइंट नंबर 3, हानि मानकर वह अपलिखित करके। क्वेश्चन 49, किसी अवधि में उपयोग हुई कुल सामग्री के मूल्य में औसत सामग्री के मूल्य का भाग देने पर ज्ञात होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, सामग्री आवर्त, मटेरियल टर्नओवर। ठीक है। क्वेश्चन 50, सामग्री निर्गमन लागत की किस विधि में एक न्यूनतम स्टॉक को स्थिर संपत्ति की तरह माना जाता है? पॉइंट नंबर 3, आधार शेष पद्धति। क्वेश्चन 51, भारतीय कारखाना अधिनियम की धारा 59(1) के अनुसार यदि कोई श्रमिक किसी दिन 9 घंटे से अधिक अथवा किसी सप्ताह 48 घंटे से अधिक कार्य करता है तो वह इन दोनों विकल्पों में से अधिक हितकर विकल्प के आधार पर ज्ञात किए गए अधिक कार्य समय के लिए किस तरह से मजदूरी प्राप्त करने का अधिकारी है? तो पॉइंट नंबर 2, सामान्य दर की दुगनी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 52, मजदूरी की वह राशि जो अधिक समय को अतिरिक्त मजदूरी दर, अधिक समय दर माइनस सामान्य दर से गुणा करने पर आती है, कहलाती है? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, अतिरिक्त मजदूरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, कि वह कार्यहीन समय, इंग्लिश में बोलते हैं आइडल टाइम, जिसको उत्पादक जानते हुए भी रोक नहीं सकता, कहलाता है? पॉइंट नंबर 1, साधारण कार्यहीन समय। क्वेश्चन 54, एक विशेष अवधि में उत्पादन कार्य छोड़कर जाने वाले श्रमिकों की संख्या में उस विशेष अवधि में उत्पादन करने वाले श्रमिकों की औसत संख्या क्या भाग देने पर ज्ञात होता है? क्या? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, कि श्रम निकासी की दर। क्वेश्चन 55, एक विशेष अवधि में प्रतिस्थापित किए गए श्रमिकों की संख्या में उस अवधि विशेष में उत्पादन कार्य करने वाले श्रमिकों की औसत संख्या का भाग देने पर कौन सी दर ज्ञात होती है? ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, विशुद्ध श्रम निकासी की दर। क्वेश्चन 56, वे लागतें जो श्रमिकों को असंतुष्ट रखने के लिए की जाती हैं तथा श्रमिक को नौकरी छोड़ने के विरुद्ध निरुत्साहित करती हैं, कहलाती हैं? ऑप्शन नंबर 3, निरोधक लागतें। क्वेश्चन नंबर 57, श्रम निकासी दर जितनी कम होगी उत्पादन संस्था के लिए उतना ही अधिक कहलाती है? ऑप्शन नंबर 2, लाभदायक। क्वेश्चन 58, एक विशेष अवधि में सेवा छोड़कर जाने वाले श्रमिकों की संख्या प्लस उस विशेष अवधि में प्रतिस्थापित श्रमिकों की संख्या में उस अवधि विशेष में उत्पादन कार्य करने वाले श्रमिकों की औसत संख्या का भाग देने पर दर ज्ञात होती है। क्या? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, आवागमन दर। क्वेश्चन 59, जब श्रमिकों की मजदूरी की गणना केवल उत्पादन के आधार पर की जाती है तो उस विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 2, कार्य दर मजदूरी विधि। क्वेश्चन 60, FW टेलर के अनुसार कार्यानुसार मजदूरी की कितनी दरें प्रचलित होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 है आंसर इसका। ठीक है।
क्वेश्चन 61 की मैरिक विधि के अनुसार प्रमाप उत्पादन स्तर 83% से 100% के बीच होने पर मजदूरी की दर होगी। सही आंसर है इसका आपका पॉइंट नंबर 3, सामान्य मजदूरी दर का 110%। ठीक है। क्वेश्चन 62 गैंट टास्क विधि के अनुसार प्रमाप के नीचे उत्पादन पर मजदूरी होगी। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, समय अनुसार मजदूरी या गारंटी की हुई। क्वेश्चन 63 की हेल्से योजना के अंतर्गत अतिरिक्त बोनस समय की बचत के प्रतिशत तक हो सकता है। पॉइंट नंबर 1 करेक्ट है, 30% से 70% तक। क्वेश्चन 64 यदि बचाया गया समय प्रमाप का 50% है तो हेल्से योजना व रोवन प्रीमियम योजना में श्रमिक को लाभांश मिलेगा। पॉइंट नंबर 3 समान। क्वेश्चन 65 मैरिक विधि के अनुसार प्रमाप उत्पादन स्तर 83% तक होने पर मजदूरी की दर होगी। पॉइंट नंबर 2 सामान्य मजदूरी दर। क्वेश्चन 66 संस्था के कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त जो अन्य सुविधाएं दी जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 अनुलाभ परक्यूजिट्स। क्वेश्चन 67 निरोधक लागतों को किस मद के रूप में चार्ज किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 कारखाना उपरिव्यय। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड। क्वेश्चन 68 यदि श्रम निकासी की दर सामान्य स्तर से अधिक होती है तो उत्पादन की लागत भी होती है। ऑप्शन नंबर 1 अधिक। क्वेश्चन 69 प्रत्येक उपरिव्यय की मद का उचित रूप से विश्लेषण कर उसको अपने शीर्षक में लिख दिया जाता है तथा उसे एक संख्या प्रदान की जाती है। इस संख्या को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 स्थायी आदेश संख्या। क्वेश्चन 70 वे उपरिव्यय जो परिवर्तनशील अवश्य होते हैं परंतु उत्पादन में वृद्धि के अनुपात में इनमें वृद्धि नहीं होती और उत्पादन में हुई कमी के अनुपात में इनमें कमी होती है, कमी नहीं होती है, कहलाते हैं। पॉइंट नंबर 2 परिवर्तनशील उपरिव्यय। क्वेश्चन 71 एक संचालक का पारिश्रमिक तथा व्यय भाग है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, प्रशासनिक उपरिव्ययों का। क्वेश्चन 72 निम्नांकित व्ययों में से स्थिर परिव्यय उपरिव्यय का उदाहरण है। पॉइंट नंबर 3 भवन की मरम्मत। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नांकित मदों में से परिवर्तनशील उपरिव्यय का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 प्लांट की मरम्मत। देखिए जो प्लांट की मरम्मत है वो तो हो गया आपका परिवर्तनशील उपरिव्यय और जो आपके भवन की मरम्मत है वो हो गया स्थिर उपरिव्यय का उदाहरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 74 निम्नांकित में से किस व्यय को घेरे के गए क्षेत्रफल के अनुपात में वितरित किया जाना उचित नहीं होगा। तो पॉइंट नंबर 3 भवन की मरम्मत। क्वेश्चन नंबर 75 कि निम्नांकित में से बिजली व शक्ति के उपरिव्ययों का वितरित करने का उचित आधार है। पॉइंट नंबर 1 किलोवाट घंटा। क्वेश्चन 76 कि समान उपरिव्ययों को किस आधार पर वितरित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 प्रत्यक्ष मजदूरी। क्वेश्चन 77 की विभागीय कुल उपरिव्यय में विभागीय कुल मूल लागत का भाग देने पर कौन सी दर ज्ञात की जाती है। पॉइंट नंबर 4 अवशोषण दर। क्वेश्चन 78 कि निम्नांकित में से मशीनों द्वारा घेरे हुए प्रभावी क्षेत्रफल के अनुपात में किस उपरिव्यय का पुनः वितरण किया जा सकता है। तो पॉइंट नंबर 2 करेक्ट है आपका किराया और दर। क्वेश्चन 79 कि निम्नांकित में से विभाग में लगे मीटर के अनुसार किस उपरिव्यय का पुनः वितरण किया जा सकता है। तो पॉइंट नंबर 1 शक्ति। क्वेश्चन 80 कुल कारखाना उपरिव्ययों में कुल श्रम घंटों अथवा कुल क्रियाशीलता स्तर का भाग देने पर ज्ञात होती है। तो पॉइंट नंबर 2 एकीकृत कंबली दर। क्वेश्चन नंबर 81 यदि अनुमानित आधार पर अवशोषित की गई राशि वास्तविक राशि से कम होती है तो इसे कहते हैं।
पॉइंट नंबर 3, उपरिव्यय का न्यूनावशोषण। क्वेश्चन 82, यदि अवशोषित राशि वास्तविक राशि से अधिक होती है तो इसे क्या कहते हैं? पॉइंट नंबर 2, उपरिव्यय का अत्यावशोषण। क्वेश्चन 83, यदि जावक गाड़ी भाड़ा ग्राहक से वसूल नहीं होता है तो इसे मानना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, बिक्री एवं वितरण उपरिव्यय। क्वेश्चन 84, आवक गाड़ी भाड़ा क्रय की गई किसी सामग्री पर दिया जाता है तो इसका लेखा व्यवहार किस प्रकार किया जाना चाहिए? पॉइंट नंबर 1 आंसर है इसका सामग्री के क्रय मूल्य में जोड़कर। ठीक है। क्वेश्चन 85, व्यापारिक बट्टे को, जो आपका ट्रेडिंग डिस्काउंट होता है, उसको किस प्रकार बताया जाता है? पॉइंट नंबर 4 वस्तु के विक्रय मूल्य में से घटाकर। क्वेश्चन 86 की जिस प्रकार श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी है उसी प्रकार पूंजी का पारिश्रमिक है। ऑप्शन नंबर 3 ब्याज। क्वेश्चन 87, कुल लागत के साथ साथ प्रति इकाई लागत प्रदर्शित करने वाला विवरण कहलाता है क्या? ऑप्शन नंबर 1 लागत विवरण पत्र। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 कि वह लागत पत्र जिसमें लागत की विभिन्न मदों की कुल लागत के साथ साथ प्रति इकाई लागत भी दर्शाई जाती है तो क्या है आपका? पॉइंट नंबर 3 करेक्ट है, साधारण लागत पत्र। ठीक है। क्वेश्चन 89, रद्दी या अवशेष माल बेचने से यदि कुछ राशि प्राप्त होती है तो उसे क्या कहते हैं? अवशेष मूल्य, स्क्रैप वैल्यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, जब वस्तु के उत्पादन के लागत संबंधी आंकड़ों को खाते के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो इसे कहते हैं? आपका पॉइंट नंबर 3 करेक्ट है, उत्पादन खाता। क्वेश्चन 91, ईंटों के भट्टे में इकाई लागत लेखांकन पद्धति के अंतर्गत इकाई है। पॉइंट नंबर 2 प्रति 1000 ईंटें। क्वेश्चन 92, कोयले की खान में इकाई लागत लेखांकन पद्धति के अंतर्गत इकाई है। पॉइंट नंबर 3 करेक्ट है, प्रति टन कोयला। क्वेश्चन 93, निम्नांकित में से लागत पत्र का प्रकार है। पॉइंट नंबर 4 लागत विवरण पत्र। क्वेश्चन 94, इकाई लागत लेखांकन विधि में अर्ध निर्मित माल के साथ व्यवहार किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 बहुत कम ध्यान रखा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 95, अवशेष माल अथवा खराब इकाइयों के कारण असाधारण हानि होने पर असाधारण हानि की रकम के साथ व्यवहार किया जाता है। पॉइंट नंबर आपका है इसमें करेक्ट 1, सीधे लाभ हानि खाते में ले जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 96, उत्पादन खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्शाया जाता है। पॉइंट नंबर 3 करेक्ट है, तैयार माल की बिक्री। ठीक है। क्वेश्चन 97, कि जिन उद्योगों में एक ही प्रकार की समान वस्तुओं का उत्पादन समूहों में व्यवस्थित किया जाता है उन उद्योगों में जो लागत निर्धारण विधि अपनाई जाती है उसे कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 समूह लागत विधि। क्वेश्चन 98, एक निश्चित मूल्य पर निर्माण करने से संबंधित समझौते को कहते हैं, क्या कहते हैं? पॉइंट नंबर 3 ठेका, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, ठेकों के संबंध में भारतीय लेखा मानक है। पॉइंट नंबर 2 आपका है भारतीय लेखा मानक 7। क्वेश्चन नंबर 100, जब ठेका या तो 100% पूर्ण हो गया हो अथवा पर्याप्त मात्रा में पूर्ण हो गया हो तब लाभ आगम का निर्धारण किस विधि के अनुसार किया जाता है? पॉइंट नंबर 1 पूर्ण अनुबंध विधि। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नांकित में से ठेका खाते के डेबिट पक्ष में सामान्यतः कौन सी मद नहीं आती है? तो पॉइंट नंबर 4 करेक्ट है, सामग्री की भंडार गृह को वापसी। और व्यूअर्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि ठेका मूल्य के 1/4 से कम भाग का प्रमाणीकरण हुआ है तो लाभ का कितना भाग लाभ हानि खाते में क्रेडिट करना उचित होगा? तो पॉइंट नंबर 4 कोई नहीं। तो व्यूअर्स ये था आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस। ठीक है। वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो इसको मैं आपको 2-3 पार्ट में करवाऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट में ये मैंने आपको 102 क्वेश्चंस दिए हैं।
फिर से आपको ये सजेशन है मेरा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हों तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, उन्हें शेयर जरूर करिएगा। और कोई भी सजेशन है आपका, जिस भी किसी आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज चाहिए तो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, बट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।